नमस्कार विद्यार्थियों, इस ईश्वर एकेडमी के मंच पर आपका स्वागत है। आज मैं अपने लेक्चर का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। कहोगे कौन सा सेकंड पार्ट? ये करंट अफेयर्स का, क्योंकि मैंने कहा था उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था, इसका सेकंड पार्ट है। इकोनॉमिक्स का भी चल रहा है, उसके लगभग 5 पार्ट आ चुके हैं। टैक्सेशन के 2 पार्ट और बचे हैं, जिसमें और भी कुछ टैक्स बचे, उनको पढ़ा के मैं ख़त्म करूँगा। क्योंकि मैंने दोनों शुरू कर दिया है तो मैं दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और जब टेस्ट होगा तो मैं दोनों के क्वेश्चन मिला के दूंगा, तब मैं लाइव आऊँगा, ठीक है। देखिए, आप फर्स्ट पार्ट भी देख रहे हैं और आज सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं, और इसको आप लोग जैसे सपोर्ट कर रहे हैं वैसे कीजिए, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से हम मोटिवेट होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको देखा और बहुत अच्छे से बच्चों ने कमेंट भी किया है, बड़ा अच्छा लगा देख करके, क्योंकि देखा था कि आप लोग का जो सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन होता है और हम उसको लेकर के और आगे बढ़ते हैं। तो प्लस जो ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन चल रही, दोनों का फ़ायदा उठाइए और अपडेट करते रहिए अपने आप को, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप तत्काल वहाँ तक नहीं पहुँच सकते कि आपको तुरंत पेपर दे दिया जाए आप सॉल्व कर लें। तो एग्ज़ाम एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपको एक ज्ञान की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उस प्रक्रिया के बाद ही आप पेपर को समझ सकते हैं। क्योंकि मैं टेस्ट क्यों लूँगा? क्योंकि देखिए, चैप्टर पढ़ाने के बाद भी अगर क्वेश्चन बनते हैं तो दिमाग हो जाता है थोड़ा सा, उस पर प्रैक्टिस की कमी आ जाती है। चैप्टर पता है लेकिन हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम क्वेश्चन भी लाएंगे कि देखिए चैप्टर पढ़ने के बाद भी कैसे कैसे उसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ, लेकिन बिना चैप्टर को पढ़े आपके अंदर सोचने की क्षमता नहीं आएगी। तो जितनी भी बातें पढ़ा रहे हैं आप उसको ध्यान करेंगे और नोट करते रहेंगे, और इसी तरह आप लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब तक जो भी आपने सपोर्ट किया, थैंक यू वेरी मच उसके लिए। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो हम लोग ये आज इस करंट अफेयर्स का जो है अंतिम पार्ट है, ये सेकंड लेक्चर है। मैं फिर अब इसके बाद इकोनॉमिक्स के आएंगे, फिर जब ये पार्ट खत्म होगा, क्योंकि जितने भी कॉन्फ्रेंस हैं इंपॉर्टेंट आज खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं, फिर और भी बातें जो मैं आपको बताऊंगा क्लास के दौरान। चलिए, अब हम लोग शुरुआत करते हैं कहाँ से। देखिए, पिछले क्लास में मैंने आपको नाटो बताया, नैम बताया, G7 बताया, COP14 बताया, COP28 बताया, WTO, ये सब हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जा करके पहला पार्ट देख लेंगे, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला हमारा टॉपिक है वर्ल्ड हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस। कहोगे ये क्या है सर? हाइड्रोजन को लेके कौन सा कॉन्फ्रेंस हो रहा है? हाँ, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन। ये कहाँ हुआ? नीदरलैंड में हुआ है। याद रखिए, वही नीदरलैंड जहां पर 2025 में नाटो का बैठक होगा। ये भी ध्यान रखिए, पढ़ाया था पिछले क्लास में। ये वही नीदरलैंड है जहां पर 2025 में नाटो की बैठक होगी। अब जरा बताओ, 2024 में नाटो की बैठक कहाँ हुई? अब तो आसान है, पढ़ा चुका हूं, वाशिंगटन DC में हुआ था। तो थोड़ा रिवीजन भी हो गया। तो हाँ, लेकिन हमारा आज का मुद्दा क्या है? वर्ल्ड हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस। हाँ, देखिए, लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में है, लिखा भले हिंदी में है लेकिन मैं बाइलिंगुअल बोलूंगा, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले वो भी परेशान नहीं होंगे। बस थोड़ा सा आपको कॉपी पेन लेके साथ बैठना होगा, क्योंकि आज पूरे साल भर में जितने इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है आज वो खत्म हो जाएंगे। फिर मैं अगले लेक्चर में लेके आऊँगा कौन कौन से ऑपरेशन चले हैं, कौन कौन सी स्कीम चलाई गई है। तो इसे टॉपिक वाइज चलेंगे सब, ताकि हम करंट में बने रहें। चलिए, तो अब देखेंगे वर्ल्ड हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस ये है क्या? कहोगे कहाँ हुआ? नीदरलैंड, रॉटरडैम। ये वही नीदरलैंड है जहाँ पर नाटो का कॉन्फ्रेंस होगा 2025 में। अब कहोगे सर ये हाइड्रोजन को लेकर सम्मेलन क्यों हो रहा हो? देखिए, आप ये ध्यान रखिए, आजकल विश्व में ग्रीन एनर्जी को लेके बहुत तेजी से हर गवर्नमेंट यानी हर देश काम कर रहा है। कहोगे ग्रीन एनर्जी क्या है? वो एनर्जी है जो जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम होता है। या जो आपके पेट्रोल है, कोयला है, इनसे एक समस्या बढ़ रही, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्योंकि इनसे ऐसी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग को, जो हमारी धरती पर वैश्विक तापने ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही हैं। तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जाता है। क्योंकि देखिए, अब उतने लंबे प्रोसेस पे हम नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा समझाएंगे कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अगर मिलाया जाए तो एनर्जी क्रिएट होती है। उसी एनर्जी को हम फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करेंगे। और सबसे एक इसमें खास बात क्या है, इससे हानिकारक गैस कम निकलेगी। यानी हाइड्रोजन फ्यूल की सबसे बड़ी खास बात है कि इससे हानिकारक गैस कम निकलती है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, हाइड्रोजन फ्यूल द फ्यूचर ऑफ द फ्यूचर फ्यूल है, इसको फ्यूचर फ्यूल कहते हैं, या द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, हाइड्रोजन फ्यूल। तो हर देश अब हाइड्रोजन फ्यूल पर विचार कर रहा है, ठीक है।
तो आप ये देखेंगे कि ये एक ऐसी गैस है जो फ्यूल के रूप में इस्तेमाल की जाएगी और इससे सबसे बड़ी बात है ग्लोबल वार्मिंग कम करने में सहायता मिलेगी। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये हाइड्रोजन को लेकर बेटा कहाँ हुआ है, नीदरलैंड में हुआ है, ठीक है, रॉटरडम में। तो ये आप ध्यान रख लेंगे। और हाइड्रोजन क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया, क्योंकि ये भी ग्रीन एनर्जी है। ग्रीन एनर्जी में क्या क्या आता है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी, ये सब ग्रीन एनर्जी है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ये 2024 की बैठक है और नाटो अभी रिवाइज किया, हम साथ में रिवाइज करते हुए चलेंगे। नाटो की बैठक कहाँ हुई थी, नाटो की बैठक हुई थी कहाँ, कहाँ, वाशिंगटन डीसी में 2024 वाली। और 2025 की बैठक कहाँ होगी, यहीं पे होगी, हेग में, सॉरी नीदरलैंड के हेग में होगी। लेकिन नीदरलैंड में ही वर्ल्ड हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस हुआ है, ठीक है। क्यों हुआ है, वही हाइड्रोजन फ्यूल को प्रमोट करने के लिए। आप कहोगे सर क्यों नहीं अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जरा कभी सर्च कीजिएगा गूगल पे कि हाइड्रोजन फ्यूल की प्राइस क्या है, बड़ा महंगा है ये। अब फ्यूचर में इसको कैसे इस्तेमाल किया, फ्यूचर में कैसे इसको लाना है मार्केट में, हालांकि मार्केट में आ चुका है, बहुत सी कारें ऐसी आ गई हैं जिनमें हाइड्रोजन फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अभी वो रेयर हैं। लेकिन आप जरा पता कीजिएगा कि हाइड्रोजन फ्यूल की प्राइस क्या है, महंगा है प्राइस, इतना आसान नहीं कि तुरंत मार्केट में लाया जाए। हाँ ये है कि भविष्य में आएगा और इससे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, ये ध्यान रखेंगे। बाकी और भी बातें बताई हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक, अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस। देखिए जरा ध्यान से पढ़िएगा इसको, इतना लंबा शब्द देके परेशान मत होइए। मैंने कहा ना कि आप जल्दी शब्दों को पढ़ने, छोटे छोटे शब्दों को पढ़ने के आदी हो गए, और एग्जाम में जो शब्द आते हैं वो थोड़ा सा किताबी भाषा में होते हैं। तो जब भी जो चीज़ लगे लंबी उसको थोड़ा ठहर के पढ़िए। क्या लिखा हुआ है, 10वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक, इंग्लिश में अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस। कहोगे सर ये कैसा कॉन्फ्रेंस, अभी तो समझिए हाइड्रोजन को लेकर आपने बताया, ये अंटार्कटिका में कौन सा कॉन्फ्रेंस हो रहा है। पहले इस कॉन्फ्रेंस को समझने के पहले अंटार्कटिका की वैल्यू को समझते हैं। देखिए अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जो अनएक्सप्लोर्ड है, वहां बहुत सारे मिनरल्स हैं। गवर्नमेंट उन मिनरल्स के बारे में जानना चाहती है, हर देश जानना चाहता है क्या है, कितना बर्फ के नीचे कितने कितने खनिज दबे हुए हैं। और उसके साथ आप ये देखेंगे कि हर देश के लिए वो एक रिसर्च का सेंटर बना हुआ है अंटार्कटिका, इसीलिए हर देश ने अपने रिसर्च सेंटर बनाए हैं। कहां, अंटार्कटिका में। तो अंटार्कटिका को लेकर के जो कॉन्फ्रेंस हुआ है वो केरल के कोच्चि में हुआ, ये 2024 का है। कहां हुआ है, केरला के कोच्चि में हुआ है। और यहीं पर सरकार ने अपने नए अंटार्कटिका में नए रिसर्च सेंटर मैत्री-2 का ऐलान किया है। किसका, मैत्री-2 का ऐलान किया है। क्योंकि देखिए अंटार्कटिका आने वाले भविष्य के लिए एक ऐसा रीजन है जो अनएक्सप्लोर्ड है। मैंने पहले कहा लंबे समय से यहां पर बहुत सारी कंट्रीज अपने रिसर्च सेंटर को स्टेब्लिश कर रही हैं। कहोगे क्या सर इसके पहले भी, हाँ इसके पहले भी स्टेब्लिश हुए हैं। मैं दिखा देता हूं भारत सरकार ने कौन कौन से किए हैं। आप देखिए दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती। अब मैत्री-2 जो है वो नया है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, और मैत्री-2 नया है। लेकिन आपके लिए यहां क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि अंटार्कटिका में जो भारत का कौन सा रिसर्च सेंटर है जो बंद हो चुका है, इसमें से एक बंद हो चुका है, वो आपको बताना है। दूसरा आपको यह बताना है कि इनमें से सबसे पहले कौन सा बना था, क्योंकि सबसे बाद में तो अब ये हो जाएगा, कॉमन सेंस की बात है। आपको यह बताना है सबसे पहले कौन सा बना था, ठीक है। और देखो ये मीटिंग क्यों हुआ, मैंने पहले आपको हिंट कर दिया था। इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है, हिंदी में अंटार्कटिका से जुड़े पर्यावरणीय वैज्ञानिक मुद्दों पर चर्चा करना, यानी कि टू डिस्कस अबाउट द इन्वायरमेंटल एंड साइंटिफिक वैल्यू ऑफ द अंटार्कटिका। वहां की इन्वायरमेंटल और वैज्ञानिक महत्व को समझने के लिए जो बैठकें हो रही हैं वही हुआ है। इस बैठक का नाम ध्यान से पढ़ लेंगे, यही अंटार्कटिका ट्रीटी कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस। ये कहाँ हुआ, केरला के, चूंकि हमारे यहाँ हुआ है तो इंपॉर्टेंट है 2024 की दृष्टि से। मैंने कहा ना आज सब लास्ट क्लास है, आज सारे इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस को हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो बाकी मैंने बता दिया अंटार्कटिका की वैल्यू। हाँ क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, बच्चे बहुत से जवाब देते हैं, ये सुन के बड़ा अच्छा लगता है मुझे। आप देखिए ना बच्चे इंटरेस्ट दिखाते हैं और आपके इंटरेस्ट से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैंने पहले कहा कि ये सारा लेक्चर आपके लिए, हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों आपको लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं और दोनों आप ही के मोटिवेशन से चल रहा है।
तो इसीलिए आप हमारे लेक्चर को देखिए, ठीक है। और जल्दी आपको पता है नए नए और लेक्चर मिलेंगे। आप देखेंगे हिस्ट्री भी आने वाला है, हिस्ट्री पढ़ाएंगे आपको अमित सर हमारे, जल्दी ही ज्योग्राफी के लेक्चर शुरू होने वाले हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दिवाकर सर साइंस लेके आएंगे, आप सब देखेंगे। और आपको जल्दी ही, अभी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बस भाइयों एक आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस लेक्चर्स को और इसरो के चैनल को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा यही मोटिवेशन है बस, ठीक है। तो आप इस पर ध्यान देंगे और आपको, और जो हम लोग क्लास में और ऑफलाइन ऑनलाइन दे रहे हैं उसको आप समेटिए, क्योंकि देखिए मैंने पहले कहा ज्ञान एक प्रक्रिया है, तुरंत आप परीक्षा के पेपर को सॉल्व नहीं कर सकते। आप ये मत सोचिए कि 10 दिन में कोई ऐसी किताब मिल जाएगी आप उसको पढ़ के क्वालिफाई कर देंगे। एक प्रक्रिया है, गुजरना पड़ेगा, सारे कॉन्फ्रेंस पढ़ने पड़ेंगे, सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो उसको ध्यान देके पढ़ेंगे तभी पेपर पे आपकी एक समझ बढ़ेगी, क्योंकि आपके पेपर समझ पे विकसित हो गए। ऐसा नहीं कि आप रट्टा मार के जाएंगे वही आ जाएगा। तो मैंने कहा ना, इस प्रक्रिया को आप अगर दाएं बाएं होंगे, आप कभी पढ़ेंगे कभी नहीं पढ़ेंगे, भागेंगे उबेंगे, तो फिर असंभव हो जाएगा आपके लिए उस मंजिल तक पहुंचना जिसके लिए आप बने हैं। और आप वहां तक पहुंचेंगे भी क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, हो गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, ये अंटार्कटिका को मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए, अब हम पढ़ेंगे विश्व जल मंच। कहोगे सर देखिए कितने इंपॉर्टेंट इस समय आप देखो, मैक्सिमम कॉन्फ्रेंस इन्वायरमेंट वाले हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट का इशू इतना भयंकर आने वाला है। देखिए हम बता देना, आप ध्यान देंगे, इजराइल की समस्या का हल है, सीरिया की समस्या का हल है, यूक्रेन की समस्या का हल है, लेकिन जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आने वाली है जिसकी तरफ हमने आंख मूंद लिया है, उस समस्या का हल नहीं है। क्योंकि प्रकृति जब अपने करवट बदलेगी तो हमारे पास कोई सलूशन ही नहीं होगा। तो अभी जिन मुद्दों को आप पेपर में पढ़ रहे हो समाचार, वो मुद्दे नहीं है, कुछ मुद्दे दबे हुए हैं। इसीलिए इन्वायरमेंट को लेकर के बड़ी बड़ी बैठक हो रही हैं। और 2050 अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ष है कि उस समय लोग कल्पना कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट में कौन कौन से चेंज आएंगे, ह्यूमन बॉडी सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। इस पर भी मैंने एक लेक्चर बनाया है, उस लेक्चर को मैं आपको इस बार में शेयर करूंगा, आप उसको पढ़ के देखिएगा। उसमें बहुत सी बातें इन्वायरमेंट की है, थोड़ा उसको आप ध्यान से देखेंगे बिना बोर हुए तो आप समझ जाएंगे कि 2050 तक कौन कौन सी समस्या आने वाली है, और वो एग्जाम के पर्पज से भी है। मैं इसी लेक्चर के साथ शेयर कर दूंगा, आप देखेंगे। हाँ, लेकिन फिलहाल अभी तो इस पर ध्यान देते हैं। वर्ल्ड वाटर फोरम कॉन्फ्रेंस, ये क्यों हुआ है आप जान रहे हैं। आने वाले समय में जलस्तर गिर रहा है, वाटर लेवल गिर रहा है। आप सोचिए कितनी इन्वायरमेंटल इशू आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, हर वर्ष तापमान अपने लिमिट को क्रॉस कर रहा है। हम पढ़ते हैं 2023 सबसे गर्म वर्ष, 2024 हो गया, हो सकता है 25 और गर्म वर्ष हो जाए। पशु पक्षियों की संख्या खत्म हो रही है, सब खत्म हो रहे हैं, वाटर लेवल गिर रहा है। तो ये जो समस्याएं हैं ना, ये वर्ल्ड वार से भी ज्यादा खतरनाक हैं। अब आप देखिए ना, जल को बचाने के लिए हो रहा है कॉन्फ्रेंस। कहां हुआ? इंडोनेशिया के बाली में हुआ है, ठीक है, इंडोनेशिया के बाली में हुआ। और देखिए इसमें एक रिपोर्ट में एक आपकी इंफॉर्मेशन दे दूं, आप देख रहे हैं कि इसमें जो ये वाटर को बचाने के लिए जो हुआ है, ये क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंस की, भैया कैसे जल को बचाया जाए। आप देखिए इसमें एक डाटा है, वो आपके इंफॉर्मेशन के लिए लिखा था कि 50 करोड़ किसान 2050 तक सूखे की चपेट में आ जाएंगे। सोचिए 2050 तक 50 करोड़ किसान सूखे की चपेट में आ जाएंगे, और ये दुनिया को 80% फूड प्रोवाइड कराते हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए 2050 तक 50 करोड़ किसान सूखा झेल रहे, ड्रॉट को फेस कर रहे होंगे, और यही वो किसान है जहां से 80% फूड आता है हमारे लिए। सोचिए देश का क्या हालत होगा। इसीलिए 2050 तक सरकार आने वाले इन्वायरमेंटल इशू को फेस करने के लिए हर देश मीटिंग कर रहा है। लेकिन हमने कहा ना, ये मीटिंग के पीछे प्रयास कितना है वो अलग मुद्दा है, वो तो एक गंभीर चिंतन का विषय है। इट इज़ ए मैटर ऑफ लॉन्ग कंसिडरेशन कि एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी पर कितना कार्य किया जा रहा है, ठीक है। हम चंद्रयान 2 शुरू कर रहे हैं, अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बना रहे हैं। एलन मस्क देख ही रहे हैं, अभी उन्होंने क्या इतिहास रच दिया। लेकिन सवाल है, क्या हम धरती को उजाड़ कर अंतरिक्ष को खोज पाएंगे? अंतरिक्ष तो अनंत है, कहां तक खोजेंगे? हमारे लिए बड़ा है कि हम चंद्रयान बना रहे हैं। एलन मस्क जो है ऐसे मतलब
ऐसा रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं कि दोबारा आके अपनी जो जा रहा है और फिर उसी जगह पर आकर के टिक जा रहा है। लेकिन इन सब को अगर किनारे कीजिए तो आप देखेंगे कि क्या हम धरती को बचा पा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है, हम चांद पर जाके लौट सकते हैं, चांद पर रह नहीं सकते। रिसर्च कर सकते, लेकिन अगर धरती ही नहीं रहेगी तो क्या होगा, यह अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं आपको समझाऊंगा कि जितना बजट सारे वर्ल्ड अंतरिक्ष को खोजने में लगा रहे हैं, और मैं बता दूं इसका 1% भी नहीं वो जान पाएंगे। अंतरिक्ष ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, अगर ज्योग्राफी पढ़ेंगे। हमारा जो शोध है वो 2 कौड़ी का है। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि धरती को बचाने के लिए होना चाहिए। अगर मैं आपको डाटा बताऊंगा कितना कितना करोड़ रुपए हर देश मिलकर खर्च कर रहे हैं खाली अंतरिक्ष में मानसिक कौतूहल के लिए, हाँ वो जरूरी है साइंटिफिकली, वो भी हम रोक नहीं सकते, इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या धरती पर जो समस्या आने वाली है, अगर हम धरती को उजाड़ करके अंतरिक्ष में बच सकते हैं क्या? पॉसिबल नहीं है। फिलहाल चलिए, काफी आपका समय लिया, कभी कभी बातें निकल जाती हैं तो ध्यान देंगे। तो इंडोनेशिया के बाली में हुआ था क्या? वर्ल्ड वाटर फोरम कॉन्फ्रेंस इंडोनेशिया के बाली में हुआ कि कैसे जल को बचाया जाए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब जरा मुझे बचाओ, आपके लिए रिवीजन करता हूं। नाटो का बैठक कहां हुआ? वाशिंगटन डीसी में। अगला कहां होगा? नीदरलैंड में। अब बताओ, WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां हुआ था? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। ये कहां हुआ था? WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो हुआ है, पिछले क्लास का है, मैं रिवीजन कर रहा हूं। कहां हुआ है? आबू धाबी में। कहां हुआ था? आबू धाबी में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये हुआ था। तो ये आप सब रिवाइज कर लिए, थोड़ा थोड़ा रिवीजन चले, चूंकि पिछले क्लास का ना, तो आप रिवीजन भी करते चलिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब चलिए हम लोग अब फिर आते हैं। देखिए, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन, देखिए फिर वही बात आ गई। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट है ना, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, ये भी वही मुद्दा है कि कैसे ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया जाए। ये भी आबू धाबी में हुआ है। ये वही हुआ है जहां पर WTO की मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी। तो याद रखिए, WTO में ही हुआ था वर्ल्ड मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, और वहीं पर हुआ है वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट। आप जरा देख लीजिए एनर्जी के लिए क्या कितनी कितनी मीटिंग हो रही है। ये सारा मुद्दा केवल ग्रीन एनर्जी को डेवलप करने का है, क्योंकि बता दो अगर 2050 तक ग्रीन एनर्जी को डेवलप नहीं किया गया तो परिणाम इतने भयावह होने वाले हैं कि आपको नहीं पता है कि 2050 तक समुद्र का लेवल कहां तक बढ़ेगा, कहीं सूखा होगा, कहीं कुछ होगा। इसीलिए आप एक चीज नहीं ध्यान दे रहे हैं, हर सरकार ग्रीन एनर्जी के पीछे भाग रही है, क्योंकि नहीं अगर इंतजाम किया गया तो ग्लोबल वार्मिंग अपने आप में हमारे लिए खुद ही एक आत्महत्या बन जाएगा। हम सिर्फ त्रासदी का इंतजार कर सकते हैं, उसका समाधान हमारे पास नहीं होगा। चलिए, तो ये कहां हुआ था? ये आबू धाबी में हुआ। विश्व ऊर्जा कांग्रेस, वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस कहां हुआ? नीदरलैंड में। ये भी जाने, वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस। तो देखिए, ग्रीन एनर्जी को लेकर के ये हुआ वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट आबू धाबी में। विश्व ऊर्जा कांग्रेस कहां हुआ? नीदरलैंड में। अब जरा आगे देखिए कितने कितने हो गए, रिवाइज कर लीजिए। ये हुआ जल वाला इंडोनेशिया में, ठीक है। और फिर अभी आपने उसके पहले पढ़ा था कौन सा? अंटार्कटिका वाला। ये सब इन्वायरमेंटल वाले कॉन्फ्रेंस ध्यान दें। और विश्व हाइड्रोजन वाला नीदरलैंड में, ठीक है। तो जरा इन सबको आप देख लीजिएगा, ठीक है। ध्यान से देखें कि एनर्जी को लेकर के, यानी कि इन्वायरमेंट को लेकर बहुत सारे बैठक हो रहे हैं, इन सब पर आप निगाह बनाए रखिएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो मैंने बता दिया, हाँ ये भी, ये बताया अभी आपको, ठीक है। यहां तक आए थे, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, आराम से पढ़िएगा। और बहुत दिक्कत हो आप इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, समझी जाएंगे। चलिए अब आइए, परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट। ये परमाणु ऊर्जा क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो एटॉमिक एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी भी अपने आप में एक सोर्स है एनर्जी का। तो इसको लेके बैठक कहां हुई है? बेल्जियम में हुआ है, ब्रुसेल्स में। ये वहीं हुआ है जहां नाटो का मुख्यालय है। ये जो आप कहोगे सर ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका सदुपयोग कैसे किया जाए, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग आप जान ही रहे हो, वर्ल्ड वार 3 की तरफ संकेत करता है, क्योंकि हर देश जो है परमाणु हथियार बनाने में लगा हुआ है। लेकिन आप जानते हो ना, न्यूक्लियर एनर्जी का यूजफुल यूज भी है, ऐसा नहीं कि केवल उससे हथियार ही बनते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर एनर्जी समिट हुआ है जो कि बेल्जियम में हुआ है, ये भी 2024 में हुआ है। इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव है हाउ टू यूज न्यूक्लियर पावर फॉर द
वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, कि समाज के कल्याण के लिए इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसीलिए मीटिंग हुआ। कहाँ हुआ? ब्रुसेल्स में हुआ। अब जरा देख लो, मैंने लिखा भी हुआ है इस मीटिंग का उद्देश्य, लिखा हुआ आगे दिखा देता हूं। सुरक्षित और शांतिपूर्ण परमाणु प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, प्रमोट द सेफ एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। यानी कि ये जो बैठक हुआ है ना, न्यूक्लियर समिट का जो बैठक हुआ है, इस बैठक का उद्देश्य क्या है? प्रमोट द सेफ एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के पीसफुल यूज को प्रमोट करना, यानी कि न्यूक्लियर जो हमारे ऊर्जा है उसका शांतिपूर्ण तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए, यानी शांति के लिए कैसे, मतलब वही बिजली कैसे बनाई जाए, इसका और क्या क्या यूज हो सकता है। तो ये मीटिंग कहाँ हुआ? ये मीटिंग हुआ है आपके कहाँ? ब्रुसेल्स, यानी कहाँ? बेल्जियम में। तो जरा इतनी बातों को ध्यान रखेंगे। हाँ, आप थोड़ा बीच में रिवाइज कर लेते हैं, कुछ बातें समझो। सर ये कराया कौन? ये कराया है IAEA। कौन कराया है? IAEA। IAEA का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये कौन कराया है? IAEA। ये क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ है? 1957। मतलब ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ है इसको IAEA ने कराया है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये कब बनी? 1957 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में है। कहाँ है मुख्यालय इसका? वियना में है। और इसमें इस समय 178 देश हैं। यानी IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का काम ही है कि न्यूक्लियर एनर्जी को कैसे पीसफुल तरीके से इस्तेमाल किया जाए लोगों के हित के लिए, यानी इनका पर्पस लोगों का हित करना हो, ना कि लोगों का नुकसान करना। तो इसीलिए IAEA बना। कब बना? 1957 में। इसमें कितने देश हैं? 178 देश हैं। इसका मुख्यालय वियना में, ध्यान रखेंगे। और इसी बात पे एक और ध्यान रख लो, COP29 की बैठक कहाँ हुई? मुझे पता है, आप बता दोगे। ये कहाँ हुआ? COP29 की बैठक सबको पता है, ठीक है, अजरबैजान। और COP30 कहाँ होगा? ब्राजील में होगा। सब रिवाइज करता चल रहा हूं। अब COP29 का थीम क्या था? थोड़ा ध्यान रख लो। क्यों? क्योंकि COP क्या है मैं बता चुका था, बस रिवीजन है। COP29 कहाँ होगा? कहाँ हो चुका है? कहाँ? अजरबैजान में, ठीक है। और COP30 कहाँ पे होगा? ब्राजील में। तो COP29 का थीम क्या था? चूंकि मैं पढ़ा चुका हूं इसलिए इसको मैं बहुत ध्यान नहीं दे रहा, बस इसके उन मुद्दों पर ध्यान दे रहा हूं जो थोड़ा सा नहीं, मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। क्या है? COP29, जो कि आप जान चुके हो कहां बैठक हुआ था, COP कैसे बना था, पूरी कहानी समझाई थी पहले लेक्चर में। जिसने ना देखा हो वो जाकर के पहला लेक्चर देख लेगा। यहां खाली हम उन मुद्दों, क्योंकि यहां मैं बीच बीच में थोड़ा रिवीजन के लिए पुरानी बातों को भी ले आता हूं। तो COP29 का थीम क्या था? सॉलिडेरिटी फॉर ग्रीन वर्ल्ड। देखा ना, हर जगह ग्रीन एनर्जी की बात चल रही है, यानी COP के मीटिंग में भी ग्रीन एनर्जी आ गया। सॉलिडेरिटी फॉर ग्रीन वर्ल्ड, यानी कि एक हरित दुनिया के लिए एकजुटता। हमने कहा ना, ये ग्रीन एनर्जी पर आप अच्छा खासा निबंध लिख सकते हो, लेकिन अभी जरूरत नहीं है आपको, फिलहाल ऐसे के लिए। तो देखिए COP29 क्या है? थीम क्या था? सॉलिडेरिटी फॉर ग्रीन वर्ल्ड, एक हरित दुनिया के लिए एकजुटता, कि अब हर देश को आना पड़ेगा एक साथ ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि वही मुद्दा है ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, ये सब आप पढ़ा चुका हूं, ठीक है, सब आप जान चुके हैं। राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन कहां हुआ? दुबई में हुआ। भैया ध्यान, 2024 का है राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन। कहोगे सर आयुष क्या है? देखो पहले ध्यान को, सम्मेलन कहां हुआ? दुबई में हुआ। कहां हुआ? दुबई में। कहोगे सर आयुष क्या है? देखो आयुष क्या है, ये भारतीय कुछ चिकित्सा पद्धतियां हैं। जैसे देखो, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, 1 2 3 4 5, 2 2 4 1 5, कुछ और भी हो सकती है। ये आयुष इन्हीं से मिलके बना है। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। कहो क्या? ये हमारे भारतीय चिकित्सा पद्धति है। भारतीय चिकित्सा पद्धति जिसका जो एलोपैथ से हटके हैं। तो इनको प्रमोट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। कहां हुआ? दुबई में हुआ है, कि भाई अब आयुर्वेद, योगा, यूनानी, आयुष मतलब वही इन चिकित्सा पद्धतियों को, यानी कि दीज मेडिकल ट्रीटमेंट शुड बी प्रमोटेड। तो आप जानते हो एलोपैथ तो बिल्कुल फेमस हो चुका है, लेकिन होम्योपैथ, आयुर्वेद, योगा, इन सबको थोड़ा सा लोग अब जानना शुरू कर दिए हैं।
तो इनको और प्रमोट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ है। तो भैया ध्यान रखना, ये यही आयुष है, इसी को मिला के आयुष बना दिया गया। और भी चिकित्सा पद्धतियां हैं, लेकिन मेनली इसी को प्रमोट करने के लिए दुबई में ये अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन कब हुआ? 2024 में दुबई में। ये सारे 2024 के इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हैं। लेक्चर नंबर 1 और आज का लेक्चर नंबर 2 ये अंतिम है। इसको पढ़ने के बाद ही आप कुछ नया पढ़िएगा। ये सारे एक साथ मैंने समेट दिया है, बस 2-3 बार पढ़ेंगे आपके दिमाग में छप जाएगा। फिर आगे आते हैं, चलिए। राष्ट्रीय युवा महोत्सव, नेशनल यूथ फेस्टिवल कहाँ हुआ? बड़ा इंपॉर्टेंट, नासिक में हुआ था। 12 जनवरी को हुआ था नासिक में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव, नेशनल यूथ फेस्टिवल नासिक में। इसका थीम क्या था? थीम क्या था? मेरा भारत विकसित भारत @ 247। क्योंकि आपको पता है ना, मोदी जी का एक सपना है कि 2047 तक हम भारत को क्या बनाएंगे? एक विकसित देश बनाएंगे। तो ये जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुआ था, नासिक में हुआ था, इसका थीम क्या था? मेरा भारत विकसित भारत। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और ये 12 जनवरी, और आपको पता है 12 जनवरी किस महान व्यक्तित्व से संबंधित है? आप मुझे बताएंगे। और ये उसी महान व्यक्तित्व के याद में मनाया जाता है युवा महोत्सव। ये महान व्यक्तित्व वही हैं जो कभी शिकागो में गए थे और इतना जोरदार भाषण दिया था कि उस ब्रिटिश काल में लोग भारत को एक ऐसा पहचान दिया जो बहुत मुश्किल था देना। अब आप समझी गए होंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में नाम बताना उनका, और मुझे ये बताना वो शिकागो कब गए थे। अब इतना हिंट काफ़ी आपके लिए। उन्हीं के याद में मनाया जाता है युवा महोत्सव। ठीक है, इसका थीम क्या था? मेरा भारत विकसित भारत @ 2047। ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, @ 2047। ठीक है, और आपको पता है कहाँ? नासिक में हुआ। अब आओ उसके बाद 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। वही विज्ञान को, यानी साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करने के लिए कि भैया लोगों में, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक बनने के प्रति जागरूकता पैदा हो, वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रति जागरूकता पैदा हो। इसी के लिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ। कहाँ? फरीदाबाद में। कहाँ हुआ है? फरीदाबाद में। ये सब भारत के अंदर हुए हैं। ठीक है, वैश्विक सरकार सम्मेलन, ग्लोबल गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें विश्व के बड़े बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष आए थे। वर्ल्ड गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस, इसको हम कहते हैं वैश्विक सरकार सम्मेलन, वर्ल्ड गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस। ये दुबई में हुआ था। ये उसी समय हुआ था जब हमारे मोदी जी ने, पीएम जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने जाकर के एक बहुत बड़े मंदिर का उद्घाटन किया था। इसी बैठक के दौरान आप बताएंगे वो कौन सा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है और कहां पर है। इसी बैठक के दौरान उन्होंने उस बहुत बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था। तो आप बताएंगे वो मंदिर किस देश में है और कहां पर है, उसका नाम क्या है। मैं कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा। तो उसी बैठक में गए थे, और जहां ये बैठक हुई थी वहीं पर वो बहुत बड़ा हिंदू मंदिर, आपको दिख ही रहा कहां बैठक हुई थी। ठीक है, तो उस मंदिर का नाम मुझे बताएंगे। तो जो वैश्विक गवर्नमेंट, तो इसका क्या थीम था? थीम था भविष्य की सरकार को आकार देना, शेपिंग द फ्यूचर गवर्नमेंट। कहोगे ये क्यों? सारे लगभग बड़े बड़े कंट्रियों के जो हेड थे वो वहां पहुंचे थे कि भविष्य की जो सरकार है उसका क्या मोटिव होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो आप जगह ध्यान रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। तो नाटो ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड वाटर फोरम ध्यान रखेंगे जो इंडोनेशिया के बाली में हुआ, WTO कहाँ हुआ। ठीक है, COP14 बताया था, COP14 पिछले क्लास वाला है। कहाँ हुआ COP14? जरा मुझे बताइएगा। COP14 उज्बेकिस्तान में हुआ था। किससे संबंधित है? उनसे, किससे? प्रवासी पक्षियों से, यानी पशु पक्षियों के आवास को बचाने के लिए जो कॉन्फ्रेंस हुआ था COP14, जो आज के लेक्चर में आए हैं कृपया करके वो पहला पार्ट जरूर देख लें। अब देखिए ब्रिक्स का सम्मेलन जल्दी हुआ था, सबसे नया आ गया ब्रिक्स। अभी ये भी लिख दिया मैंने। तो ब्रिक्स क्या है? ये पहला कॉन्फ्रेंस कहां हुआ था? ब्रिक्स है। देखो ब्रिक्स क्या है? एशिया के कुछ देशों ने मिलकर के अपने ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप का, एशिया और अफ्रीका के, उसका मोटिव क्या है कि पश्चिमी देशों का जो संगठन है उस पर डिपेंडेंसी को कम करना और आपस में व्यापार को बढ़ावा देना। तो ब्रिक्स क्या है? ये उन देशों का समूह जो आपस में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, एक शब्द में है तो बहुत सारे मोटिव, लेकिन मतलब जितने भी संगठन बनते हैं इनका मोटिव थोड़ा इकोनॉमिकल ज्यादा होता है।
ये आपसी व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए बनाए गए। अब देखो ये कब बना, 2009 में। अब सवाल है सर इसमें कौन कौन से देश हैं, आप देख ही रहे हो इसमें कौन कौन। ब्रिक्स का फुल फॉर्म आपको ये सबको पता होना चाहिए, ब्रिक्स में कौन कौन ठीक देश हैं, ठीक है। इसमें आप ये के अलावा अभी नया देश कौन शामिल हुआ है, देखिए समझेंगे ब्रिक्स। तो ब्रिक्स क्यों बने थे, पहले आप समझ गए ब्रिक्स किस लिए बने थे। ब्रिक्स बने थे किस लिए, आपसी इंटरनेशनल रिलेशन को मेंटेन करने। इसमें आप देख रहे हो ब्राजील, रूस, इंडिया भी है, चाइना भी है और साउथ अफ्रीका भी है। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। और इसमें आप देखोगे कि 2023 में इसका बैठक कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग में। पूछा जाता है कि पहला, कभी कभी पुराना पूछ देता है। तो 2023 में कहाँ हुआ, जोहान्सबर्ग। और 2024 में कहाँ हो रहा है, रूस के कजान में। 2024 में रूस के कजान में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, रूस के कजान में हो रहा है। और इसमें एक मुद्दा है, कौन कौन से देश नए शामिल हुए हैं। मिस्र शामिल हुआ है, इथोपिया शामिल हुआ है, ईरान शामिल हुआ है और यूएई शामिल हुआ है। मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई शामिल हुए हैं, ठीक है। लेकिन एक देश और था, अर्जेंटीना, जो शामिल होने के लिए इसका नाम था, मगर इसने अपना नाम वापस ले लिया। किसने, अर्जेंटीना ने। तो यहां पे आप ध्यान रखेंगे कि ब्रिक्स का बैठक अभी कहां हुआ है, रूस के कजान में। और ये 23 वाला कहां हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था, ठीक है। पहली बैठक कहां हुई, 2009 में हुई थी, ठीक है। और ब्रिक्स में कौन कौन से देश है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां अर्जेंटीना मान सकते हैं, मगर अब इसने अपना नाम वापस ले लिया है। तो कृपया करके इस पॉइंट को आप जरा ध्यान से नोट करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको सारी बातें बता दी, ठीक है। अब इस ब्रिक्स का थीम क्या था, थीम सुन लो, थीम पढ़ लो, रटना मत, एग्जाम में आएगा तो वहां दिमाग चला जाएगा। स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। मतलब विकास और सुरक्षा के लिए जितने भी आयाम बनते हैं उन सबको मजबूत करना। इसमें कई मुद्दे, आतंकवाद को खत्म करना, व्यापार को बढ़ावा देना, तो उसी को बहुपक्षवाद कहते हैं। कि सारे जो विकास, जो विश्व के विकास और सुरक्षा के लिए जरूरी है, उन सब मुद्दों पर विचार करना। इसमें आतंकवाद, इकोनॉमी, कई मुद्दों पर विचार हुआ था। तो यही अभी ये जल्दी हुआ है, इसका थीम ध्यान रखेंगे। और ब्रिक्स के बारे में मैंने बता दिया। तो अब आपने देखा 2024 तक, अब तक जितनी महत्वपूर्ण मीटिंग है वो सब मैंने आपको बता दिया है। इन सब आपको ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कमेंट बॉक्स में, आप मुझे बताएंगे, यह आपके लिए है, बांडुक सम्मेलन किससे संबंधित है। बांडुक सम्मेलन किससे संबंधित है, मैं कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा, क्योंकि पिछले क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। बांडुक सम्मेलन क्या है। दूसरा, वान समझौता क्या है, वान समझौता यानी वान कन्वेंशन क्या है, बांडुक कॉन्फ्रेंस क्या था, वान कन्वेंशन क्या है, मैं वेट करूंगा, ठीक है। तो बांडुक कॉन्फ्रेंस क्या है, वान कॉन्फ्रेंस क्या है, ये सब बातें आप मुझे कमेंट बॉक्स में वेट करेंगे, मैं कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा, आप मुझे इन सब का जवाब देंगे। तो क्या क्या जवाब देंगे, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे, आप उसका जवाब जरूर दीजिएगा, जितना पूछा है, ठीक है। तो इसी तरह से आप हमारे लेक्चर को प्रमोट कीजिए, और आपके ही इस मेहनत की वजह से हम टिके हैं। वास्तव में आप मेहनत कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है। और सभी को दिवाली के लिए शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं अगला 2025 आपके लिए सफलता का वर्ष होगा, ठीक है। बस इधर उधर की बातों में ध्यान दिए बिना अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते रहिए। आलोचना हो चाहे प्रशंसा हो, उन सब पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि कर्म की जो राह होती है वो बड़ी जटिल होती है। हम लक्ष्य चुन सकते हैं, लक्ष्य को चलने के लिए परिस्थितियां कैसी होगी ये हम नहीं चुन सकते। उन परिस्थितियों को बस हम झेल सकते हैं और उनको झेलते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने का लक्ष्य तभी तय होगा जब आप इन परिस्थितियों को झेलते हुए अपने काम को रखेंगे जारी, क्योंकि निरंतरता ही सफलता की जननी है। कॉन्टिन्यूटी इज द की ऑफ सक्सेस। तो फिर मिलते हैं
एक बेहतर क्लास में। तब तक के लिए सभी हमारे विद्यार्थियों को दिवाली की शुभकामनाएं, और अगली दिवाली आप अपने सफलता पर पहुंच चुके हों या सफलता के नज़दीक हों। ठीक है, फिर मिलते हैं एक बेहतर क्लास में। ईश्वर आपके अंदर नई ऊर्जा और नई शक्ति का संचार करे और इस दिवाली के अवसर पर आपकी सारी कमजोरियों का अंत हो। धन्यवाद।